हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी अकर्स व्हेन अ ब्लड क्लॉट थ्रोम्बस फॉर्म्स इन वन और मोर ऑफ द डीप वेन्स इन द बॉडी, यूजली इन लेग्स। डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन कॉज लेग पेन और स्वेलिंग। तो डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि थ्रोम्बस क्या होता है। तो थ्रोम्बस क्या है? ए ब्लड क्लॉट दैट फॉर्म्स ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स और इन द हार्ट व्हेन आ ब्लड प्लेटलेट्स प्रोटीन्स एंड सेल्स स्टिक टुगेदर। तो आप इमेज में देख सकते हो कि जो थ्रोम्बस है वो क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। ब्लड का क्लॉट कैसे बन गया? क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स प्रोटीन सेल्स हैं जो स्टिक हो गए, वो इकट्ठे हो गए। तो आप इमेज में देख सकते हो कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो गई। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसके नाम से ही आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। डीप वेन मतलब बॉडी की जो डीप वेन है उसमें थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड क्लॉट बन गया। इसके नाम से कंफर्म है। आप नाम से इसको मतलब हमें इतना स्ट्रेस नहीं डालना अपने दिमाग में। सिंपल इसकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो कि डीप वेन, जो बॉडी की डीप वेन है उसमें थ्रोम्बस बन गया। थ्रोम्बस का मतलब आ गया कि ब्लड क्लॉट बन गया। सिंपल ब्लड क्लॉट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन डीप वेन्स इन दी बॉडी। ज़्यादातर ये किस एरिया को अफेक्ट करती हैं? लेग्स को। तो डीप वेन्स कौन सी आ गई बॉडी की? दैट आर लोकेटेड डीप इनसाइड योर बॉडी लॉन्ग विद मसल्स और बोन्स। जो मसल्स के साथ होती हैं, जब बोन्स के साथ होती हैं, वो होती हैं डीप वेन्स। फॉर एग्जांपल फेमोरल वेन आ गई, एंटीरियो टीबियल आ गई, पोस्टीरियो टीबियल आ गई। ये सारी हैं डीप वेन होती हैं जो लेग्स में पाई जाती हैं। जिन पेशेंट्स को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, डीवीटी से वो सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत सीवियर लेग पेन होती है और उनकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है। तो आप इमेज में देख सकते हो कि कैसे जो वेन है उसमें जो रेड कलर का है वो सारा थ्रोम्बस बन गया, ब्लड का क्लॉट बन गया। अगर हम डीवीटी के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें थ्रोम्बस और एक वर्ड है एम्बोलिज्म, दोनों के बारे में, थ्रोम्बोसिस के बारे में और एम्बोलिज्म के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो इस टॉपिक के इन बिटवीन मैंने थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म के बारे में, दोनों में आपको विद इमेज और इनकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोबारा से थ्रोम्बस के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके साथ ही एम्बोलिज्म है। तो थ्रोम्बस ए ब्लड क्लॉट दैट फॉर्म्स ऑन दी वॉल ऑफ अ ब्लड वेसल और इन द हार्ट व्हेन ब्लड प्लेटलेट्स प्रोटीन्स एंड सेल स्टिक टुगेदर। तो थ्रोम्बस का मतलब आ गया, जैसे आप इमेज के थ्रू देखोगे तो ज़्यादा इजीली समझ आएगा। तो जैसे कि बहुत मतलब ब्लड के जो प्लेटलेट्स हो गए, प्रोटीन सेल, कोई भी फैट टिश्यूज बोल सकते हैं, कुछ भी वो स्ट्रिक हो गया, वो जो ब्लड वेसल की वॉल है उस पर वो सारा कुछ स्टिक हो गया, ब्लड इकट्ठा हो गया, तो उसका एक क्लॉट बन जाता है। तो दूसरे जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि ब्लड क्लॉट, तो वो है ब्लड एक क्लॉट बन गया, ब्लड इकट्ठा हो गया, उसने एक क्लॉट बना दिया। इस क्लॉट को हम बोलेंगे थ्रोम्बस, थ्रोम्बोसिस। तो उसके ऑपोजिट एक होता है एम्बोलिज्म। Embolism, the obstruction of a blood vessel by a foreign substance or a blood clot that travels through the bloodstream, lodging in a blood vessels, plugging the vessel. तो एम्बोलिज्म क्या होता है? इसमें क्या है कि ब्लड जो वेसल है, जो जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ब्लड है जो वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर सकता। जे एम्बोलिज्म क्या है? जे कोई भी ब्लड क्लॉट हो सकता है, जो ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड के जहाँ जहाँ ब्लड मूव कर रहा है वहाँ पे वो ब्लड के साथ मूव करता है और एक जगह पे जाके स्टिक हो जाता है। तो अभी आप इमेज के थ्रू समझोगे, ईजिली समझ आएगा। जैसे आप इमेज में देखो, जो फर्स्ट उन्होंने लिखा है थ्रोम्बोसिस, ब्लड वेसल है वहाँ पे थ्रोम्बस बन गया। थ्रोम्बस किसका बन गया? जैसे कि ब्लड इकट्ठा हो गया, उसमें प्लेटलेट्स आ गए, कोई भी फैट इकट्ठी हो गई, जहाँ कोई भी सेल है वो स्टिक हो गए, जो ब्लड वेसल उसकी वॉल पे, वो सारा क्लॉट बन गया। आप साथ में देखो जो थ्रोम्बस है वो सारा ब्लड का क्लॉट बन गया। तो
एम्बोलिज्म इसके साथ ही है, मतलब थ्रोम्बोस पहले समझ आना चाहिए फिर एम्बोलिज्म समझ आएगा। तो एम्बोलिज्म आप इमेज में देखो कि वो जो सारा थ्रोम्बोस बना था, वो क्लॉट बना था, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा उसका निकल गया, उसमें से डिटैच हो गया, थोड़ा सा टूट गया, और वो जो टूटा हुआ क्लॉट है वो छोटा सा है, उसे बोलते हैं एम्बुलस। तो वो मूव कर रहा है ब्लड के साथ साथ। तो जो वो वहाँ से डिटैच हुआ छोटा सा टुकड़ा है थ्रोम्बस का, जो डिटैच हुआ है वहाँ से थोड़ा सा टूट गया, उसे बोल देते हैं एम्बुलस। वो ब्लड के साथ मूव कर रहा है और वो कहीं पे भी जाके किसी भी आर्टरी में, ब्लड वेसल में जाके ब्लड फ्लो है उसमें रुकावट ला देता है, बिल्कुल ब्लॉक कर देता है ब्लड को। ब्लड जहाँ से मूव होना है ब्लड वेसल में, उसको बिल्कुल उसकी जो मूव है उसको ब्लॉक कर देता है। तो दोबारा से आप इमेज में देख सकते हो कि जैसे जो ब्लड क्लॉट बना उसे बोल देते हैं थ्रोम्बस। सारा ब्लड है वो इकट्ठा हो गया, उसने अपना क्लॉट बना दिया। तो उस क्लॉट में से छोटा सा जो पीस है, पीस ऑफ ब्लड क्लॉट, उसे बोल दिया हमने एम्बुलस, एम्बोलिज्म। तो वो उसमें से वो सारा क्लॉट है उसमें से टूट गया, डिटैच हो गया, तो वो अभी ट्रैवल कर रहा है वेन के थ्रू, ब्लड के साथ साथ वो ट्रैवल कर रहा है। तो कहीं पे भी जाके किसी आर्टरी में या वेन में वो रुक जाएगा, वहाँ पे ब्लड फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन लेके आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कई पेशेंट्स हैं जिनको स्ट्रोक हो जाता है, वो भी एक एम्बुलस की एग्ज़ाम्पल है। तो एम्बुलस है जो वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम कॉज करता है बॉडी में, क्योंकि कहीं पे भी जाके वो स्टक हो जाता है, ब्लड फ्लो को रोक देता है। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉट इन लेग वेन। अब ब्लड क्लॉट इन अ लेग वेन में कॉज पेन, वार्म एंड टेंडरनेस इन द अफेक्टेड एरिया। तो जिस एरिया पे ब्लड क्लॉट बना लेग के, मतलब लेग का जो एरिया है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, वहाँ पे जहाँ पे ब्लड क्लॉट बना उस एरिया में पेशेंट्स को पेन फील होती है, और जो वो एरिया अफेक्टेड है वहाँ पे उनको थोड़ा गर्म महसूस होगा, मतलब वो एरिया थोड़ा सा गर्म होगा, और टेंडरनेस होगी, मतलब जो वो एरिया है वो थोड़ा कोमलता में आ जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, जेंटलनेस आ जाएगी उस एरिया में। You can get a deep vein thrombosis DVT if you have certain medical conditions that affect how the blood clots. Blood clots in the legs can also develop if you don't move for a long time. For example, you might not move a lot when traveling a long distance, or when you are on bed rest due to surgery, an illness or an accident. जो ब्लड क्लॉट बना लेग वेन में, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई मेडिकल कंडीशंस होगी। मेडिकल कंडीशंस में फॉर एग्जांपल कई पेशेंट्स हैं जो उनकी सर्जरी हुई है, बहुत मेजर सर्जरी है, और वो सर्जरी की वजह से वो मूव नहीं कर पाते क्योंकि उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जहाँ फिर कई पेशेंट्स ऐसे जिनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाता है, वो कोमा में चले जाते हैं या फिर अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो उनकी वजह से भी जे ब्लड क्लॉट डीप वेन थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं। और उसके साथ साथ इसके और भी कारण हैं, जैसे कि जो लोग सिटिंग पोजीशन वाली उनकी जॉब है, वो इतना ट्रैवल मतलब अब वॉक नहीं करते, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो वॉक नहीं करते, एक ही जगह पे बैठे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो ऐसे भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस बन जाता है। Deep vein thrombosis can be serious because blood clots in the veins can break loose. The clots can then travel through the bloodstream and get stuck in the lungs, blocking blood flow, pulmonary embolism. When DVT and pulmonary embolism occur together, it's called venous thromboembolism, VTE. तो हमने पहले भी इसकी स्टार्टिंग में वीडियो के बात करी थी कि जब क्लॉट ब्लड का बना वो एक जगह पे रुका हुआ है उसे बोल देते हैं थ्रोम्बोसिस, पर उसमें से अगर छोटा सा टुकड़ा टूटकर ब्लड के साथ साथ ट्रैवल कर रहा है वो है एम्बुलस। तो इस कंडीशन में उन्होंने बोला कि अगर पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो क्लॉट में से अगर छोटा सा टुकड़ा टूट कर, जैसे कि उसको बोल देते हैं एम्बुलस, वो टूट के ब्लड ट्रैवल के साथ साथ वो लंग्स में चला जाता है, तो वहाँ पे जाके वो ब्लड फ्लो है उसे
ब्लॉक कर देता है, ब्लड की जो प्रॉपर फ्लो है, सप्लाई है, वो हो नहीं पाती, तो उसे बोल देते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो जब डीवीटी के साथ साथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म दोनों इकट्ठे हो जाएं तो उस कंडीशन को बोल देते हैं वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, वीटीई। तो नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ ब्लड क्लॉट दैट डेवलप्स इन अ ब्लड वेसल एल्सवेयर इन द बॉडी, ऑफन द लेग, ट्रेवल्स टू एन आर्टरी इन द लंग्स एंड सडनली फॉर्म अ ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? तो जो ब्लड क्लॉट बना, किसी जो ब्लड वेसल है उसकी वॉल पे जो ब्लड क्लॉट बना उसे बोल देते हैं थ्रोम्बस। तो उसमें से छोटा सा टुकड़ा डिटैच हो गया, तो वो क्या कर रहा है उसे बोल देते हैं एम्बुलस। वो ब्लड जैसे जैसे मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसके साथ साथ वो जा रहा है, तो वो कहीं पे भी जाके स्टक हो गया, जैसे कि लंग्स की आर्टरी में स्टक हो गया, तो वहाँ पे जहाँ पे भी वो स्टक हो जाएगा, जैसे लंग्स में चला गया, आर्टरी को ब्लॉक कर देगा और इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो में भी रुकावट आ जाएगी। तो आप इमेज में देख सकते हो कि एम्बोलिज्म है वो आया क्लॉट ब्लड के साथ मूव होके, तो आगे वो हार्ट तक जा रहा है, लंग्स तक जा रहा है, तो उसका जो ब्लड फ्लो है उसमें रुकावट लेके आ रहा है, ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। तो इससे क्या होता है, पेशेंट्स को काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है, बॉडी में सडन हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, पेशेंट्स को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आ जाती है, चेस्ट पेन होती है, हार्ट अटैक आ जाते हैं और स्ट्रोक भी इसी की एग्जाम्पल है। If you develop symptoms of DVT, contact your healthcare provider. If you develop symptoms of a pulmonary embolism, a life-threatening complication of DVT, deep vein thrombosis, seek emergency medical help. तो अगर आपको लग रहा है किसी पेशेंट के, जहाँ आपको खुद को डीवीटी के सिम्टम्स हैं, आपको मतलब दिख रहा है कि ये डीवीटी बन सकता है, या फिर आपकी बहुत लॉन्ग टर्म तक सिटिंग पोजीशन है, तो आपको टाइम पे ही इसको ट्रीट कर लेना चाहिए, इसकी मैनेजमेंट कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको डीवीटी हो गया, क्योंकि वो जब क्लॉट बनता है वेन में वो है थ्रोम्बस, पर अगर उसमें से छोटा सा टुकड़ा टूट गया, डिटैच हो गया, तो वो है एम्बुलस। तो वो जो एम्बुलस है वो मूव करके ब्लड के थ्रू मतलब हमारे जो लंग्स है वहाँ पे चला जाएगा, जहाँ हार्ट तक पहुँच जाएगा। तो ऐसे बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ सकती है पेशेंट को, तो इसको टाइम पे ट्रीट कर लेना चाहिए इमीडिएटली। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो अगर किसी को डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो उसको आगे जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस हो सकते हैं। तो इसका फर्स्ट साइन क्या है? अगर किसी को डीवीटी है तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस स्टार्ट होंगे, तो उसके क्या साइन सिम्टम्स होंगे? अगर किसी को डीवीटी है तो उसको साथ साथ ये वाले सिम्टम्स हैं, तो उसको मतलब श्योर है कि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म स्टार्ट हो गया। फर्स्ट है सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो उसको सांस लेने में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। फिर आ गया चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दैट वर्सन व्हेन यू टेक अ डीप ब्रीथ और व्हेन यू कफ। तो पेशेंट को चेस्ट पेन होगी, उनको दर्द होगी बहुत ज़्यादा, तो उनको जब भी वो सांस लेंगे या फिर कफ करेंगे, खांसी करेंगे, तो उनको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो एकदम से जब वो कफ करते हैं या सांस लेते हैं तो उनको सांस लेने के साथ साथ चेस्ट पेन फील होगी। फिर आ गया फीलिंग लाइट हेडेड और डिजी, तो पेशेंट को चक्कर आते रहेंगे बार बार। फिर आ गया फेंटिंग, तो वो बेहोश भी हो सकता है, बार बार गिरना स्टार्ट हो जाती क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। फिर आगे रैपिड पल्स रेट ज़्यादा हाई हो जाएगा, रैपिड ब्रीथिंग, सांस बहुत तेज लेगा वो। तो फिर आ गया कफिंग अप ब्लड, तो जब भी वो खांसी करेगा, कफ करेगा, साथ में ब्लड आएगा पेशेंट को। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉजेस। हैविंग एन इनहेरिटेड जेनेटिक चेंजेस इंक्रीज योर रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, तो अगर किसी को जेनेटिकली मतलब उसकी फैमिली की पास्ट हिस्ट्री है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में, कोई ब्लड क्लॉट, कोई ब्लड के मतलब कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको ब्लड डिजीज़ हैं, ब्लड क्लॉटिंग डिजीज़ हैं, तो उनके चांसेस आगे बढ़ जाते हैं, ब्लड है वो उसके ईजिली क्लॉट बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर आगे हैविंग कैंसर एंड सम ऑफ इट्स ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, तो जिन पेशेंट्स को कैंसर होता है वो कीमोथेरेपी लेते हैं, तो वो काफ़ी इफेक्ट डालते हैं, उनमें
उनमें डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब किसी को कैंसर होता है या फिर कीमोथेरेपी चलती है, ट्रीटमेंट चलता है कैंसर का, तो उससे क्या होता है, बॉडी के जो सेल हैं उनमें केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, काफ़ी जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, काफ़ी टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो वो सारा इफेक्ट डाल देता है बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर्स पर, तो ऐसे क्लॉट्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस इन योर सेल्फ और योर फैमिली, तो अगर आपको पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को डीवीटी की प्रॉब्लम है तो आपको चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बारी ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है डीवीटी। नेक्स्ट आ गया हैविंग लिमिटेड ब्लड फ्लो इन अ डीप वेन बिकॉज ऑफ एन इंजरी, सर्जरी एंड इमोबिलाइजेशन। तो ये बहुत कॉमन कॉज है डीवीटी का कि जब कोई पेशेंट है उसकी कोई मेजर सर्जरी हुई है या फिर कोई इंजरी होगी या उसकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन आ गई, जैसे पेशेंट्स को पैरालाइज हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में चले गए, अनकॉन्शियस हो गए, या फिर पेशेंट की ऐसी सर्जरी हुई है जिसमें उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है, वो मूव नहीं कर सकता, तो पेशेंट्स को डीवीटी के चांसेस हैं जो वो बढ़ जाते हैं। या फिर किसी की बहुत लॉन्ग टर्म तक सिटिंग पोजीशन वाली जॉब है, वो मूव नहीं कर रहा, वो वॉक नहीं कर रहा, तो डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉट मूविंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम लाइक सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन ट्रिप्स इन अ कार, ट्रक, बस, ट्रेन और एयरप्लेन, और बीइंग इमोबाइल आफ्टर सर्जरी और अ सीरियस इंजरी। तो हमने ये पॉइंट बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन पे बैठा है, वो वॉक नहीं कर रहा, तो उसके चांसेस डीवीटी के बढ़ जाते हैं। या फिर कोई पेशेंट है जैसे उसको पैरालाइज है, वो लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठा रहता है क्योंकि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता, तो उससे क्या है, डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आगे बीइंग प्रेग्नेंट और हैविंग रिसेंटली डिलीवर्ड अ बेबी। तो प्रेगनेंसी से क्या होता है कि जब भी डे बाय डे बेबी का साइज इंक्रीज होता जाता है, तो वो क्या करता है, पेल्विस पे और यूट्रस पे प्रेशर डालता है, तो उसके साथ साथ क्या है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ पे भी प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है उसकी जो मूवमेंट है उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो ब्लड है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और ब्लड के क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बीइंग ओल्डर देन 40। तो जिनकी एज 40 प्लस हो जाती है उनमें डीवीटी के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि 40 के बाद क्या है, कई पर्सन्स को कई मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बॉडी में, जहाँ फिर वो इतना वॉक नहीं करते, उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ऐसे जब 40 के बाद जब भी एज मतलब होती जाती है तो डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आ गया हैविंग ओवर वेट एंड ओबेसिटी। तो हमें सभी को पता है कि जो वेट है वो बहुत बुरी चीज़ है बॉडी में, तो इससे क्या है कि जो डीवीटी के चांसेस, जो ओवर वेट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होती है, फैट होती है, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं डीवीटी के, क्योंकि बॉडी का वेट इतना होता है कि वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे प्रेशर डालता है। तो प्रेशर डालने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है उसकी मूवमेंट प्रॉपर हो नहीं पाती, तो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं। हैविंग एन ऑटोइम्यून डिजीज़। तो अगर किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब आ गया कि किसी का अपना इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देता है। तो बॉडी में कई सारे ऐसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग के रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एपीएस, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, तो इसमें क्या है, जो ब्लड क्लॉट के चांसेस इस सिंड्रोम में थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कई ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं, कई ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो ब्लड क्लॉट के रिलेटेड होते हैं। फिर आगे यूजिंग तंबाकू प्रोडक्ट। तो जो लोग स्मोक करते हैं, तंबाकू यूज़ करते हैं, उनमें डीवीटी के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो तंबाकू जो स्मोक करते हैं उन पर्सन्स में डीवीटी के चांसेस कैसे बढ़ गए, क्योंकि जो स्मोक या तंबाकू से जो केमिकल चेंजेस आते हैं वो कैसे आगे, जैसे कि कोई टॉक्सिक बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, तो केमिकल चेंजेस आ जाते हैं जैसे कि प्लेटलेट्स में, तो वो क्या करते हैं, वो इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं और क्लॉट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जिन पर्सन्स को वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन्स का मतलब आ गया कि जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, वो इनलार्ज हो जाती हैं, थोड़ी सी मुड़ जाती हैं साइज़ में,
और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करती हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो वेन्स होती हैं उनके वॉल्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आपको वेरिकोस वेन के रिगार्डिंग फुल टॉपिक चाहिए तो मेरे चैनल को विजिट करो, तो वहाँ पे वेरिकोस वेन के रिगार्डिंग भी फुल वीडियो है, बहुत इजी नोट्स के साथ, और फुल एक्सप्लेनेशन है उसकी हिंदी में। तो जिन लोगों को वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम होती है उनमें डीवीटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वेरिकोस वेन में भी ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम आती है, तो आगे जाके वो डीवीटी कॉज कर देते हैं। तो फिर आ गया टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स और हार्मोन थेरेपी। तो जो लेडीज बहुत सारी बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, हार्मोनल थेरेपी लेती हैं, तो उनमें डीवीटी के चांसेस हैं जो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉट के रिस्क को इंक्रीज कर देता है बॉडी में। तो ऐसे कई सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, तो उससे क्या है, जो वेरिकोस वेन और उसके साथ साथ डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, काफ़ी सारी बॉडी में केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। तो फिर आगे हैविंग अ सेंट्रल वीनस कैथेटर और पेसमेकर। तो जिन पेशेंट्स के जो सेंट्रल वीनस कैथेटर पड़ा होता है या फिर पेसमेकर पड़ा होता है, उससे डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पेशेंट्स की मूवमेंट है जो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो इतना मूव नहीं कर पाते, तो बॉडी की प्रॉपर मोबिलाइजेशन हो नहीं पाती। तो उसकी वजह से क्या है, पेशेंट लेटा रहेगा, मूव करेगा नहीं, तो डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर आ गया कोविड-19 इन्फेक्शन। तो जिन पेशेंट्स को कोविड-19 की प्रॉब्लम है, उससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन बॉडी के जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें प्रॉब्लम लेके आती है, तो उनमें थोड़े से डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके साथ साथ एक ये भी रीज़न है कि जब पेशेंट्स को कोविड-19 इन्फेक्शन होती है तो उनको, हमें सभी को पता है कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आती है। तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आने की वजह से क्या है कि पेशेंट है उसकी जो पल्मनरी फंक्शंस हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो पेशेंट्स को ऑक्सीजन देनी पड़ती है, तो वो इतना मूव नहीं कर पाते, तो लेटे रहते हैं। तो उससे क्या हुआ, पेशेंट्स को डीवीटी के चांसेस आ गए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर्स। फर्स्ट आ गया एज। बीइंग ओल्डर देन 60 इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डीवीटी, बट डीवीटी कैन अकर एट एनी एज। वैसे तो डीवीटी किसी भी एज में हो सकती है, पर इसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं जब कोई 60 प्लस हो जाता है, क्योंकि इस एज में जाके जहाँ तो कोई मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, या फिर उनकी जो, जैसे वो ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती, उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसकी वजह से डीवीटी के चांसेस ज़्यादा है, जो 60 प्लस के लोगों को ज़्यादा हो जाते हैं, एज अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया लैक ऑफ मूवमेंट। When the legs do not move for a long time, the calf muscles do not squeeze, contract. Muscle contractions help blood flow. Sitting for a long time, such as when driving or flying, increases the risk of DVT. So does long-term bed rest, which may result from a length hospital stay or a medical condition such as paralysis. तो लैक ऑफ मूवमेंट, हमने पहले भी इसके कॉजेस में भी काफ़ी मतलब डिस्कस किए हैं इस पॉइंट के रिलेटेड। जो लैक ऑफ मूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, जैसे कि डीवीटी को कॉज करने के लिए, और इसके साथ साथ वेरिकोस वेन को भी कॉज करती है, और इसके साथ साथ ये एडिमा भी कॉज करती है। तो जैसे कई पर्सन्स है वो, उनकी सिटिंग वाली जॉब होती है, या फिर वो काफ़ी लंबे टाइम तक सिटिंग पोजीशन पे हैं, जैसे वो लॉन्ग ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वो काफ़ी मतलब टाइम तक वो बैठे रहते हैं, तो वो वॉक नहीं करते, तो उससे क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता, जो मसल्स हैं वो प्रॉपर कंट्रैक्ट नहीं कर पाते, ना ही वो प्रॉपर रिलैक्स हो पाते, तो ब्लड है जो भी इकट्ठा रह जाता है वहीं पे, तो वो क्या कॉज कर देता है, ब्लड क्लॉट को कॉज कर देता है। तो काफ़ी मेडिकल कंडीशंस हैं वो भी कॉज करती हैं डीवीटी, जैसे कि पैरालिसिस। तो जो पेशेंट्स पैरालाइज होते हैं या फिर लंबे समय तक किसी भी सर्जरी की वजह से, या मेडिकल कंडीशन है उनकी बॉडी में ऐसी कि उनको लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, जैसे कि 1 मंथ 2 मंथ के लिए, या फिर वो परमानेंट उनकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं जो पैरालाइज होगी, वो अपने आप खुद वॉक नहीं कर पाते, तो उस केसेस में क्या है, ब्लड प्रॉपर मूव नहीं कर पाता, तो ब्लड के क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो फिर आ गया इंजरी और सर्जरी। इंजरी टू द वेन्स और सर्जरी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स। तो इंजरी टू द वेन, इसका मतलब आ गया कि जैसे कई बार किसी की वेन पे इंजरी हो जाती है, जैसे कि लेग पे इंजरी हो गई। लेग पे इंजरी की बेस्ट एग्जांपल है जैसे जो प्लेयर्स होते हैं, कई बार हॉकी के प्लेयर्स आगे वॉल है जो उनके नी पे इंजरी कर देती है, तो उससे क्या होता है, जो जो वेन होती हैं, जो मसल्स होते हैं वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, तो ऐसे ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई सर्जरीज भी ऐसी होती हैं जिसके साथ क्या होता है, जो वेन इंजरीज हो जाती हैं, जैसे कि हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज आ गई, न्यूरो सर्जरीज आ गई। काफ़ी ऐसी सर्जरीज हैं जिनमें जो वेन है वो इंजर हो जाती हैं और ब्लड क्लॉट कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इंक्रीजेस द प्रेशर इन द वेन्स इन पेल्विस एंड लेग्स। द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम प्रेगनेंसी कैन कंटिन्यू फॉर अप टू 6 weeks आफ्टर अ बेबी इज बॉर्न। पीपल विद एन इनहेरिटेड क्लॉटिंग डिसऑर्डर आर स्पेशली एट रिस्क। तो हमने पहले कॉजेस में भी मतलब इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो प्रेगनेंसी है उसमें क्या होता है, डे बाय डे जो बेबी है वो ग्रो करता है, तो पेल्विस पे या फिर आ गया कि जैसे यूट्रस पे बहुत सारा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो प्रेशर पड़ने से क्या होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में प्रेशर बहुत पड़ जाता है, तो उससे क्या है, जो ब्लड है वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता, तो उससे क्या है, मतलब जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसमें ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी मतलब जो जनरेशन है, मतलब इनहेरिटेंस है, उनकी फैमिली में ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो उनमें भी चांसेस हैं कि डीवीटी कॉज हो जाती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है आफ्टर जब बेबी डिलीवर हो जाता है। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोथ कैन इंक्रीज द ब्लड एबिलिटी टू क्लॉट। तो जो वेमेंस ज़्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं या फिर जिनमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, उनमें डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके साथ साथ उनमें वेरिकोस वेन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी वो हार्मोनल थेरेपी लेती हैं या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, वो भी एक हार्मोन ही होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो ये क्या करती हैं, जो भी हार्मोन थेरेपीज होती हैं ये ब्लड को थिक बना देती हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लड की क्लॉट होने की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। Being overweight and obese. Being overweight increases the pressure in the vein in the pelvis and legs. तो ऑलरेडी हमें पता है जिनमें ओबेसिटी है, ओवरवेट पर्सनस होते उनमें मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा डिजीज़ होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई ओवरवेट है उनका जो सारा बॉडी का प्रेशर है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे पड़ेगा, पेल्विस एरिया पे पड़ेगा, तो जो वेन्स होती हैं वो बहुत ही प्रेस हो जाती है, वो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं करती और ब्लड क्लॉट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया स्मोकिंग। स्मोकिंग अफेक्ट्स हाउ ब्लड फ्लोज एंड क्लॉट्स विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डीवीटी। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें डीवीटी या फिर कोई और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई स्मोकिंग करता है या फिर तंबाकू यूज़ करता है उनमें कई सारे टॉक्सिक केमिकल चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस हैं वो अफेक्ट करते हैं प्लेटलेट्स को। तो प्लेटलेट्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, प्लेटलेट्स को वो स्टिक टूगेदर, उनको इकट्ठा होके क्लॉट बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं तंबाकू से। तो प्लेटलेट्स इकट्ठे हो गए, उन्होंने क्लॉट बना दिया, तो ऐसे क्या है आगे जाके वो डीवीटी का रूप ले लेते हैं, तो ऐसे डीवीटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर आ गया कैंसर। सम कैंसर्स इंक्रीजेस सब्सटेंसेस इन द ब्लड दैट कॉज ब्लड टू क्लॉट। सम टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स। तो कई सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो जैसे उनको कीमोथेरेपी चलती है, तो जो कीमोथेरेपी है वो केमिकल चेंजेस कॉज कर देती है सेल्स को, क्योंकि जब भी किसी को कीमोथेरेपी चलती है तो कीमोथेरेपी सारे सेल्स को अफेक्ट करती है, क्योंकि कीमोथेरेपी को नहीं पता होता कि कौन से कैंसर सेल्स है, कौन से उनके अपने सेल हैं, तो वो सभी सेल्स को अफेक्ट करती है, तो प्लेटलेट्स को भी अफेक्ट करती है, तो उसके साथ साथ वो उन सेल्स को भी अफेक्ट करती है जो ब्लड क्लॉट करते हैं या फिर ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करते हैं, तो ऐसे ब्लड क्लॉट होने के चांसेस कैंसर पेशेंट्स में भी बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है गया हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डीबीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म बिकॉज द हार्ट एंड लंग्स डोंट वर्क वेल इन पीपल विद द हार्ट फेलियर। द सिम्टम्स caused बाय इवन अ स्मॉल पल्मोनरी एम्बोलिज्म आर मोर नोटिसेबल। जो पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है या फिर हार्ट फेलियर में होते हैं उनमें डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें मतलब हार्ट और लंग्स हैं वो दोनों प्रॉपर काम नहीं करते। क्योंकि हार्ट फेलियर में क्या हुआ, जो हार्ट के मसल्स हैं वो डैमेज हो गए, वीक हो गए, तो प्रॉपर जो ब्लड है उसको वो पंप नहीं कर पाते। तो पंप ना करने की वजह से ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, तो ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और क्लॉट बना देता है। तो उसके साथ साथ जैसे कि पेशेंट्स को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, पेशेंट को रेगुलर हार्ट बीट्स होते हैं, तो उससे क्या है डीवीटी के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। जितना बॉडी को ब्लड चाहिए तो हार्ट है वो उतना ब्लड को पंप कर नहीं पाता, क्योंकि उसके मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं, तो उससे क्या है ब्लड क्लॉट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ डीवीटी। तो इस केसेस में क्या होता है, इस डिजीज़ में पेशेंट्स को इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन बहुत रहती है। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स का प्रोसेस है या फिर कोगुलेशन वाला प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है पेशेंट्स की बॉडी में जो ब्लड है वो उसका क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो इन्फेक्शन है और इन्फ्लामेशन वाला प्रोसेस है जो प्लेटलेट्स के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, तो उससे क्या होता है ब्लड के कोगुलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके साथ साथ एक ये भी रीज़न है कि इस डिजीज़ में पेशेंट्स को डायरिया और इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। तो डायरिया होने की वजह से पेशेंट की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और कई सारी प्रोटीन्स होती हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या है उससे भी जो कोगुलेशन वाला प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है, तो ब्लड है उसके क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया अ पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इफ़ यू और समवन इन योर फैमिली हैज़ हैड वन और बोथ ऑफ दीज कंडीशंस यू माइट बी एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डीवीटी। अगर आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या किसी भी फैमिली मेम्बर में किसी को भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर डीवीटी की प्रॉब्लम या फिर किसी की भी बॉडी में कोई कोगुलेंट डिसऑर्डर है, ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर्स है, तो चांसेस है कि डीवीटी होने के थोड़े से बढ़ जाते हैं। अगर किसी की फैमिली में डीवीटी है पास्ट में तो आपको भी चांसेस हैं कि हो सकता है डीवीटी। डायरेक्ट डीवीटी नहीं होती, मतलब पेशेंट्स की बॉडी में जैसे उनकी पास्ट जो फैमिली है उसमें कोगुलेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर किसी की फैमिली में ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं तो उससे क्या है डीवीटी के चांसेस, ब्लड क्लॉट के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया जेनेटिक्स। सम पीपल हैव डीएनए चेंजेस दैट कॉज द ब्लड टू क्लॉट मोर इजली। वन एग्जाम्पल इज फैक्टर 5 लीडन। दिस इनहेरिटेड डिसऑर्डर चेंजेस वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड। एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑन इट्स own might not cause blood clots unless combined with other risk factors। तो जेनेटिक्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है ब्लड क्लॉट्स के लिए, डीवीटी के लिए। इसमें क्या होता है डीएनए चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फैक्टर 5 लीडन है जो ये एक इनहेरिटेड ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या है डीवीटी के चांसेस इन पेशेंट्स को थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है जो F5 जीन होता है उसमें म्यूटेशंस आ जाते हैं। जो F5 जीन है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो वो जो 5 लीडन डिसऑर्डर है इसको कॉज करता है। जिन पेशेंट्स में F5 जीन म्यूटेशंस होते हैं उनकी बॉडी में एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। काफ़ी सारे एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, जैसे कि उनके काफ़ी और भी एरियाज़ में बन जाते हैं, जैसे कि लेग्स के बिना उनकी और बॉडी पार्ट्स में भी ब्लड क्लॉट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया। तो जो F5 है इसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो F5 जीन होता है ये हमारी प्रोटीन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। वो प्रोटीन जो ब्लड को क्लॉट करती है जब पेशेंट्स के कई बार हमारी इंजरी हो जाती है,
जैसे हमारे बहुत ज़्यादा इंजरी होगी, ब्लड है उसको कंट्रोल करना है कि इतना ज़्यादा ब्लड है वो वेस्ट ना हो, तो जो F5 जीन होता है वो इस ब्लड को कंट्रोल करता है जब हमारे एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही होती है, कोई इंजरी हो जाए। तो जब F5 जीन में ही म्यूटेशंस आ गई तो इसमें क्या होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता उस प्रोटीन को, क्योंकि F5 जीन में चेंजेस आ गए। तो वो क्या करता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता प्रोटीन पे, तो वो एक्सेसिव और एबनॉर्मल क्लॉट बनाना स्टार्ट कर देता है ब्लड की। नेक्स्ट आ गया डायग्नोसिस एंड टेस्ट। क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे कंफर्म होगा कि पेशेंट की बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की प्रॉब्लम है या फिर उसको डीवीटी के चांसेस हैं, तो उसकी बॉडी में क्लॉट्स बन रहे हैं। टू डायग्नोस अ डीप वेन थ्रोम्बोसिस योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल डू अ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर सिम्टम्स। द प्रोवाइडर विल चेक द लेग्स फॉर स्वेलिंग, टेंडरनेस और चेंजेस इन स्किन कलर। तो जो डॉक्टर होगा पहले तो वो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, जैसे हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को चेक करेगा, जहाँ पे भी हमको प्रॉब्लम है वो सारे सिम्टम्स चेक करेगा, जैसे कि एडिमा, स्वेलिंग होगी, जहाँ फिर उसको ब्लू ब्लू कलर की वेन्स दिखाई देंगी। तो ऐसे वो सारे आपको क्वेश्चंस पुट करेंगे आपके सिम्टम्स के रिगार्डिंग, कितनी पेन होती है, कब पेन ज़्यादा होती है, जैसे आपकी किसी फैमिली मेम्बर में तो ब्लड क्लॉटिंग या डीवीटी की प्रॉब्लम तो नहीं, तो ऐसे वो सारा आपकी स्किन कलर चेक करेगा, टेंडरनेस चेक करेगा आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को, जहाँ पे भी आपको लेग्स के अलावा कहीं और पे भी ऐसी दिक्कत है। तो फर्स्ट टेस्ट आ गया इसमें डी डाइमर ब्लड टेस्ट। डी डाइमर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय ब्लड क्लॉट्स। Almost all people with severe DVT have increased blood level of D dimer. This test often can help rule out pulmonary embolism. जो डी डाइमर होता है ये एक प्रोटीन होती है जिसको बॉडी रिलीज़ करती है। कब रिलीज़ करती है, जब कहीं पे कोई क्लॉट बन गया उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। ये एक ऐसी प्रोटीन है जो बॉडी में एक्स्ट्रा जो क्लॉट्स बन रहे हैं उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना। पर जिनको डीवीटी की प्रॉब्लम होती है या फिर कोई और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कोई डिसऑर्डर होता है या फिर पल्मनरी एम्बोलिज्म होती है, उसमें डी डाइमर की जो वैल्यू है वो हाई हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि पेशेंट की बॉडी में क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या फिर डीवीटी है। जो डी डाइमर की नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 0 to 0.50 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड। तो अगर इसकी जो नॉर्मल वैल्यू से रिजल्ट्स थोड़े हाई हैं तो उससे पता चलता है कि बॉडी में ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम है, बॉडी में एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट्स हैं वो बन रहे हैं। नेक्स्ट आ गया डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। दिस इज नॉन इन्वेजिव टेस्ट यूजेस साउंड वेव्स टू क्रिएट पिक्चर्स ऑफ हाउ ब्लड फ्लोज थ्रू द वेन्स। It's the standard test for diagnosing DVT. For the test, a care provider gently move a small handheld device transducer on the skin over the body area being studied. Additional ultrasounds may be done over several days to check for new blood clots or to see if an existing one is growing. तो जो ये अल्ट्रासाउंड होती है ये नॉन इन्वेजिव होती है, इसको स्किन के सुपरफिशियल मतलब जो इसका ट्रांसड्यूसर होता है, आप इमेज में देख सकते हो पेशेंट की लेग पे लगा है वो ट्रांसड्यूसर है। उसको मतलब जो एरिया अफेक्टेड है, जैसे लेग्स अफेक्टेड हैं वहाँ पे उसको मूव किया जाता है, तो चेक किया जाता है ब्लड का फ्लो कैसा है, कोई ब्लड क्लॉट्स कितने हैं। तो इसको बार बार किया जाता है, केवल मतलब आफ्टर 5 to 7 डेज के बाद या 1 मंथ के बाद। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि कोई न्यू ब्लड क्लॉट तो नहीं बन रहे, जैसे उन्होंने लास्ट टाइम अल्ट्रासाउंड की थी तो 5 क्लॉट्स थे, तो उसके बाद 2-3 और एक्स्ट्रा बन गए, तो क्लॉट्स बनने की स्पीड को चेक किया जाता है और ब्लड फ्लो कितना चल रहा है, ब्लड फ्लो का कितना लेवल किस फास्ट चल रहा है, तो ब्लड फ्लो के लेवल को चेक करने के लिए जो अल्ट्रासाउंड की जाती है। जी बिल्कुल नॉन इन्वेजिव होती है, इसमें कोई भी स्किन को पेनिट्रेट नहीं किया जाता, कोई नीडल या कट नहीं लगाया जाता। ये सिंपल अल्ट्रासाउंड की तरह ही होती है जो हमने सभी ने सुना हुआ है, इसके बारे में कई लोगों ने करवाया भी होता है इस प्रोसीजर को।
नेक्स्ट आ गया वेनोग्राफी। तो इसके थोड़ा सा नाम से कन्फर्म है, इसमें जो वेन है उसको देखा जाता है। दिस टेस्ट यूजेस एक्सरे एंड डाई टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द वेन्स इन द लेग्स एंड फीट। द डाई इज इंजेक्टेड इनटू अ लार्ज वेन इन द फुट और एंकल। इट हेल्प्स ब्लड वेसल टू शो अप मोर क्लियरली ऑन एक्सरे। दिस टेस्ट इज इनवेजिव सो इट्स रेयरली डन। अदर टेस्ट सच एज अल्ट्रासाउंड ऑफन आर डन फर्स्ट। इन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है पेशेंट का, फिर उसकी अल्ट्रासाउंड होती है। इन दोनों टेस्ट के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो वेनोग्राफी की जाती है, क्योंकि ये एक इन्वेजिव टेस्ट है। इसमें नीडल इंजेक्ट की जाती है, उसके थ्रू एक डाई एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है जो कि हेल्प करता है वेन को अच्छे से क्लियरली विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए कि उसमें कितने क्लॉट बने हैं। अगर अल्ट्रासाउंड ना सक्सेस हो, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम प्रॉपर नहीं चेक कर पाए, तो फिर वेनोग्राफी की जाती है। इसमें एक डाई इंजेक्ट की जाती है जैसे कि फुट या एंकल के थ्रू जो लार्ज वेन होती है, तो वो डाई जहाँ जहाँ ऐसे मूव करती जाती है तो एक्सरे क्लिक किए जाते हैं जहाँ जहाँ वो डाई मूव कर रही है, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर और कलर्ड शो करेगी, बिल्कुल क्लियर शो करेगी कि कहाँ कहाँ पे ब्लड क्लॉट बने हैं। फिर आ गया एमआरआई स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दिस टेस्ट मे बी डन टू डायग्नोस डीवीटी इन वेन ऑफ द बेली एब्डोमेन। तो उसके बाद एक एमआरआई टेस्ट भी किया जाता है जिससे भी बिल्कुल क्लियर कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट की बॉडी में डीवीटी है, थ्रोम्बोसिस बने हैं, ब्लड क्लॉट्स बने हैं। तो ज़्यादातर एमआरआई किस एरिया को कवर अप करने के लिए की जाती है, जैसे कि एब्डोमेन को। तो नेक्स्ट बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट है इसका, उसके 3 मेन गोल होते हैं। फर्स्ट आ गया प्रिवेंट द क्लॉट फ्रॉम गेटिंग बिगर। एक तो वो जो क्लॉट है वो बड़ा ना बने। फिर आ गया प्रिवेंट द क्लॉट फ्रॉम ब्रेकिंग लूज एंड ट्रैवलिंग टू द लंग्स। तो जो क्लॉट बने वो इतना बड़ा ना बन जाए कि उसमें से छोटा सा उसका टुकड़ा है वो डिटैच हो जाए और टूट के, जिसको हम बोल देते हैं एम्बुलस, वो आगे लंग्स तक या हार्ट तक ना पहुँचे। फिर आ गया रिड्यूस द चांसेस ऑफ एन अदर डीवीटी। तो बॉडी में अगर एक जगह पे डीवीटी बनी है तो उसके किसी और बॉडी के पार्ट में डीवीटी ना बने। तो इसके 3 मेन गोल हैं ट्रीटमेंट की। तो फर्स्ट है ब्लड थिनर्स। तो ब्लड थिनर्स टैबलेट्स दी जाती हैं, ऐसी मेडिसिन स्टार्ट की जाती है जिससे क्या है, जो ब्लड है वो थोड़ा थिन हो जाए, थोड़ा सा पतला हो जाए, कि उसके चांसेस हैं जो ब्लड क्लॉट होने के वो कम हो जाए। दीज मेडिसन्स ऑल्सो कॉल्ड एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स दी जाती हैं, हेल्प्स प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम गेटिंग बिगर। तो ये ऐसी एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स दी जाती हैं जो ब्लड को क्लॉट, थोड़ा सा जो क्लॉट बना है वो बड़ा ना बने, उसको रोकती हैं। एंड ब्लड थिनर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मोर क्लॉट्स। एक तो वो जो क्लॉट बना है उसको बड़ा ना बने, वो बिगर ना हो, और ज़्यादा उसको रोकती हैं, और क्लॉट्स बनने से भी रोकती हैं बॉडी में। तो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स आ गई। फॉर एग्जांपल पेशेंट्स को हेपरिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं और बरफेरिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया ब्लड थिनर्स में बी टेकन बाय माउथ और गिवन बाय इंट्रावेनस और एन इंजेक्शन अंडर द स्किन। तो इसमें कई ऐसी इसकी ड्रग्स हैं जिसको ओरल लिया जाता है, जहाँ फिर आईवी दिए जाते हैं, जहाँ फिर अंडर द स्किन दिए जाते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड थिनर्स ड्रग्स यूज टू ट्रीट अ डीवीटी। टुगेदर यू एंड योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विल डिस्कस देयर बेनिफिट्स एंड रिस्क टू डिटरमाइन द बेस्ट वन फॉर यू। तो जो हमारे डॉक्टर हैं वो डिसाइड करते हैं मतलब कौन सा ब्लड थिनर ड्रग्स, एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स दी जाए, जो आईवी दी जाए या ओरल दी जाए या फिर अंडर द स्किन दी जाए। यू माइट नीड टू टेक अ ब्लड थिनर पिल्स फॉर 3 months और लॉन्गर। It's important to take them exactly as prescribed to prevent serious side effect। तो जो ब्लड थिनर ड्रग्स होती हैं, जो एंटीकोएगुलेंट्स ड्रग्स होती हैं, इसको बहुत ध्यान से लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने एक दिन मिस कर दी, या फिर आपने एक जिस दिन मिस की तो सेकंड डे आप उसको डबल डोज ले रहे हो। तो इसको बहुत ध्यान से लेना पड़ता है, क्योंकि कई बार पेशेंट में बहुत सारी ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो इसके साथ साथ कई बॉडी के टेस्ट भी किए जाते हैं कि प्रॉपर जो ड्रग्स वो दे रहे हैं कि उसका कोई बॉडी पे और तो नहीं अफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे इसको बहुत ध्यान से डॉक्टर देते हैं, तो बहुत ध्यान से पेशेंट को भी लेनी पड़ती हैं।
People who take a blood thinner called warfarin Xantovan need regular blood test to monitor levels of the drug in the body. Certain blood thinning medications are not safe to take during pregnancy. जब भी कोई एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स लेते हैं जैसे कि हेपरिन बरफेरिन, उनके ब्लड टेस्ट प्रॉपर रेगुलर होने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ब्लड में जो ब्लड थिनिंग ड्रग्स हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाएं कि बॉडी में ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो जैसे कि प्रेगनेंसी होगी, इसमें नहीं दे सकते हेपरिन। तो इसके साथ साथ कई और भी बॉडी में काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें जो एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स नहीं दी जाती। तो इसमें क्या है कि जो भी इसको ड्रग्स को ले रहे हैं उनको प्रॉपर टेस्ट और बॉडी ऑब्जर्वेशन होने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ गया क्लॉट बस्टर्स, जिसको थ्रोम्बोलिटिक्स भी बोल देते हैं। दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर मोर सीरियस टाइप ऑफ डीवीटी और पीई पल्मोनरी एम्बोलिज्म or if other medications are not working. Clot busters are given by or through a tube catheter placed directly into the clot. They can cause serious bleeding, so they are usually only used for people with severe blood clots. जब किसी पे हेपरिन जो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स हम दे रहे हैं, ब्लड थिनर ड्रग्स कोई भी दे रहे हैं, उसका असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा तो क्लॉट पे, क्लॉट कम नहीं हो रहे, तो फिर क्या करते हैं, क्लॉट बस्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जो क्लॉट इसको ख़त्म किया जाता है, तो उसको बोल देते हैं थ्रोम्बोलिटिक्स। थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग्स दी जाती हैं। तो जो ये ड्रग्स होती हैं जहाँ पे भी क्लॉट्स बने हैं, डायरेक्टली वहाँ उस पर इंजेक्ट करके एक ट्यूब या कैथेटर के थ्रू उस मेडिसिन को डायरेक्ट क्लॉट पे ही इंजेक्ट किया जाता है। जैसे लेग पे क्लॉट है तो लेग में जो नीडल है या कैथेटर को इंसर्ट करके डायरेक्ट क्लॉट पे इंसर्ट किया जाता है। तो ये उन केसेस में किया जाता है जिन केसेस में ब्लड क्लॉट बहुत ज़्यादा बड़े हों, सीवियर हों। नेक्स्ट आ गया फिल्टर्स। इफ़ यू कांट टेक मेडिसिन टू थिन योर ब्लड, अ फिल्टर मे बी प्लेस्ड इनटू अ लार्ज वेन, द वेना कावा, in your belly abdomen. A vena cava filters prevent clots that break loose from lodging in the lungs. जो पर्सनस एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स नहीं ले रहे या फिर वो नहीं लेना चाहते या फिर कोई और बॉडी की मेडिकल कंडीशन है कि हम उनको एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स नहीं दे सकते, तो उनमें IVC फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब इन्फीरियर वेना कावा फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। जी एक स्मॉल अम्ब्रेला शेप्ड वायर डिवाइस होते हैं जिनको इन्फीरियर वेना कावा में प्लेस किया जाता है। मतलब इन फिल्टर्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो ब्लड क्लॉट को पकड़ लेते हैं कि वो आगे लंग्स तक ना जाए। मतलब जो लेग में से क्लॉट है, एम्बुलस आया, वो आगे लंग्स तक ना जाए, ट्रैवल होके ब्लड के थ्रू, उसको वहीं पे पकड़ लेते हैं। ये प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है अंडर एनास्थीसिया। ये जो डिवाइस है ये प्लेस किया जाता है एक्सरे के थ्रू, मतलब एक्सरे की हेल्प से इसको ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट की बॉडी के अंदर रखा जाता है। तो आप इमेज में देख सकते हो कि जो इन्फीरियर वेना कावा है उस पर वहाँ पे फिल्टर लगा दिया और उसने कैसे ब्लड क्लॉट को ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया। तो ये ऐसे मतलब उसको इन्फीरियर वेना कावा में फिल्टर्स को रखा जाता है ताकि वो ब्लड क्लॉट को पकड़ ले, वो लंग्स तक ना पहुँचे। नेक्स्ट आ गया स्पोर्ट स्टॉकिंग्स। दीज स्पेशल नी सॉक्स हेल्प प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम पूलिंग इन द लेग्स। दे हेल्प रिड्यूस लेग स्वेलिंग। Wear them on your legs from your feet to about the level of your knees. For DVT, you typically wear these stockings during the day for a few years if possible. तो आप इमेज में देख सकते हो कि ये एक सॉक्स की तरह होती हैं, स्टॉकिंग्स आती हैं जो किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल होती हैं, स्पेशल फॉर डीवीटी और एज वेल एज वेरिकोस वेन। तो ये स्टॉकिंग्स को वियर करना पड़ता है जिन पेशेंट्स को डीवीटी या वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम होती है। ये स्टॉकिंग्स थोड़ी टाइट होती हैं, ये प्रेशर डालती हैं कि जो ब्लड है वो इकट्ठा ना हो और उसका क्लॉट है वो ना बने। तो ये काफ़ी बेनिफिट होती हैं जिनको वेरिकोस वेन की या डीवीटी की प्रॉब्लम होती है। तो जिनको भी वेरिकोस वेन की या डीवीटी की प्रॉब्लम थोड़ी माइनर हो तो उनको स्टॉकिंग्स वेयर करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में क्या आ गया कि अगर किसी को बहुत ही मतलब माइनर लेवल पे डीवीटी है या वेरिकोस वेन है, तो हम उसको सीवियर होने से, ज़्यादा सीरियस होने से कैसे बचा सकते हैं। तो या फिर हमें डीवीटी हो ना, हम पहले से ही क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं, जिनकी प्रलॉन्ग सिटिंग वाली जॉब होती है, जहाँ फिर वो इतना वॉक नहीं करते, जहाँ जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डीवीटी की, जहाँ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या कोई ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रिगार्डिंग कोई डिसऑर्डर है। फर्स्ट है लाइफ स्टाइल चेंजेस में हेल्प प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो अगर हम मेडिसिन के साथ साथ थोड़ा लाइफ स्टाइल भी चेंज करें तो हम डीवीटी से बच सकते हैं। फर्स्ट है मूव योर लेग्स। इफ़ यू हैव हैड अ सर्जरी और हैव बीन ऑन बेड रेस्ट, ट्राई टू मूव एज सोन एज पॉसिबल। डोंट क्रॉस योर लेग्स वाइल सिटिंग, डूइंग सो कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो। तो अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, तो अगर हम इतना वॉक नहीं कर सकते तो हमें हेल्प करनी है पेशेंट की कि हम उसकी बेड पे ही थोड़ी लेग्स हैं उसको मूव करते रहें, या फिर पेशेंट को एजुकेट करें कि आप थोड़ा सा लेग्स को मूव करते रहें कि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर रहे। तो अगर हम बैठ रहे हैं तो हमें अपनी जो लेग्स हैं उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए लेग्स को मूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। When traveling, take frequent breaks to stretch your legs. When on a plane, stand or walk occasionally. If you are traveling by car, stop every hour or so and walk around. If you can't walk, do lower legs exercise. Raise and lower your heels while keeping your toes on the floor. Then raise your toes while keeping your heels on the floor. तो अगर आपकी बहुत लॉन्ग टर्म तक सिटिंग वाली कोई पोजीशन है, आप इतना वॉक नहीं कर रहे, तो आप अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें बीच बीच में अपनी लेग्स को थोड़ा मूव करना चाहिए। और अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं जैसे कि कार वगैरह बस वगैरह में, तो अगर पॉसिबल हो सके तो अगर हम वॉक नहीं कर सकते तो हमें थोड़ा थोड़ी अपनी लेग्स को मूव करते रहना चाहिए। जैसे कि हमारी टोस को थोड़ा हिलाना चाहिए, पैरों को थोड़ा हिलाते रहना चाहिए, ताकि जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो प्रॉपर बनी रहे। तो अगर आपकी कोई पर्सनल व्हीकल है तो हमें आफ्टर 1 और 2 आवर अपने व्हीकल को रोक कर अपनी लेग्स को थोड़ा वॉक करना चाहिए। तो इससे क्या है ब्लड फ्लो है जो वो प्रॉपर रहेगा, ब्लड जो उसका फ्लो है वो रुकेगा नहीं, वो ब्लॉक नहीं होगा, तो क्लॉट होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल बात ये है कि हमें अपनी लेग्स को वॉक करते रहना चाहिए अगर हम बहुत लंबे समय तक ट्रैवल भी कर रहे हैं। डोंट स्मोक। स्मोकिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डीवीटी। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है, तंबाकू यूज़ कर रहा है, तो उनको जो स्मोकिंग है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि हमने कॉजेस में पढ़ा है कि जो स्मोक है वो काफ़ी सारे केमिकल टॉक्सिक चेंजेस लेके आती है बॉडी में, क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आ गया मैनेज वेट। तो वी ऑल आर नो कि जो वेट है, ओबेसिटी है, वो अकेली डीवीटी के लिए नहीं, बहुत सारी बॉडी में मेडिकल कंडीशंस लेके आती हैं। ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर डीवीटी, क्योंकि जो ओबेसिटी है, जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, वो क्या करते हैं इतना वेट लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे प्रेशर डालता है, तो ब्लड है वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता, तो क्लॉट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज लोअर द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट। एज अ जनरल गोल, एम फॉर एट लीस्ट 30 minutes of moderate physical activity every day. If you want to lose weight, maintain weight loss or meet specific fitness goals, you may need to exercise more. तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते तो हमें डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। इवन कि सिंपल वॉक मॉर्निंग या इवनिंग में 30 मिनट्स की इनफ होती है। तो इससे क्या होता है वेट है जो मैनेज रहता है। तो अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो हमें अपने फिटनेस जो ट्रेनर्स होते हैं उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए, हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे जो वेट है वो गेन ना हो। तो ओवरऑल जो वेट है वो बहुत रोल है उसका डीवीटी में। जिन पर्सन्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है वो बहुत ही ओबीज होते हैं, उनको चलने में भी दिक्कत आती है, जैसे वॉक नहीं कर पाते वो बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए वो बैठे रहते हैं। तो उससे क्या होता है उनकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे बहुत प्रेशर पड़ता है और जो ब्लड का फ्लो है बहुत वीक हो जाता है।
तो वीक होने की वजह से ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और क्लॉट बना देता है। तो नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर डीवीटी को टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्या सीरियस प्रॉब्लम्स हैं वो पेशेंट को आ सकती हैं। फर्स्ट है पल्मनरी एम्बोलिज्म। वी ऑल आर नो कि पल्मनरी एम्बोलिज्म अगर किसी को डीवीटी है तो पल्मनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस हैं। तो पल्मनरी एम्बोलिज्म इज अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद डीवीटी। इट अकर्स व्हेन अ ब्लड क्लॉट थ्रोम्बस इन अ लेग और अदर बॉडी एरिया ब्रेक फ्री एंड गेट स्टक इन अ ब्लड वेसल इन अ लंग। तो पल्मनरी एम्बोलिज्म बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। क्योंकि अगर बॉडी के किसी भी एरिया पे डीवीटी बनी, मतलब ब्लड क्लॉट बना, उसको बोल देते हैं थ्रोम्बोसिस। तो उसमें से छोटा सा टुकड़ा टूट गया, वो डिटैच हो गया, उसको बोल देते हैं एम्बुलस। तो वो जो टुकड़ा टूटा हुआ है वो ब्लड के साथ साथ ट्रैवल करके लंग्स में चला गया, तो वहाँ पे जाके वो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड फ्लो है उसको रोक देगा और पेशेंट को बहुत ही ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। तो अगर किसी को डीवीटी की प्रॉब्लम है तो उससे आगे पल्मनरी एम्बोलिज्म के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो क्लॉट कभी ना कभी छोटा सा डिटैच होगा और वो एम्बुलस है वो आगे जाके लंग्स की आर्टरी में या फिर हार्ट की आर्टरी में स्टक हो जाएगा, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प इफ़ यू हैव अ सिम्टम ऑफ पल्मनरी एम्बोलिज्म। दे इंक्लूड सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन वाइल ब्रीथिंग इन और कफिंग, रैपिड ब्रीथिंग, रैपिड पल्स, फीलिंग फेंट और फेंटिंग एंड कफिंग अप ब्लड। तो अगर किसी को डीवीटी है तो डीवीटी के साथ साथ अगर उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आ रही है तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी के साथ साथ उसको बहुत सांस चढ़ रही है, सांस बहुत तेज आ रही है, उसकी हार्ट रेट कभी कभी बहुत बढ़ रही है, पल्स रेट हाई हो रहा है, तो कभी कभी वो मतलब चक्कर आ रहे हैं उसको, इतनी सांस में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जब कफ कर रहा है उसके साथ साथ उसको ब्लड भी आ रहा है। तो ये सारे सिम्टम अगर किसी को एक भी है इनमें से तो उसको पल्मनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना है आपने। नेक्स्ट आ गया पोस्ट फिल्बेटिक सिंड्रोम। डैमेज टू द वेन्स फ्रॉम द ब्लड क्लॉट रिड्यूसेस ब्लड फ्लो इन द अफेक्टेड एरियाज। सिम्टम्स इंक्लूड लेग पेन, लेग स्वेलिंग, स्किन कलर चेंजेस एंड स्किन सोर। तो इसमें क्या होता है, क्लॉट तो बना ही है वेन में, तो उसने क्या किया, वेन को बिल्कुल ख़राब कर दिया, उसमें जो ब्लड फ्लो था वो बिल्कुल कम हो गया, वेन बिल्कुल अफेक्ट होगी, इतनी ज़्यादा अफेक्ट होगी वेन कि उसके साथ साथ स्किन भी, बाहर जो एक्सटर्नल स्किन थी वो भी अफेक्ट हो जाती, मतलब बिल्कुल जो वेन है वो बिल्कुल डैमेज होगी। उसने एक्सटर्नल पेशेंट की स्किन पे भी अफेक्ट कर दिया, जैसे कि स्किन कलर चेंज हो गया, स्किन पे अल्सर हो गए, सोर हो गए, बहुत ज़्यादा जो फाउल स्मेल वाला वूंड होता है वो बन जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हो कि कितनी पेशेंट की जे बिल्कुल स्किन जो अफेक्ट हो चुकी है। इसमें मेनली होता क्या है, वीनस इनसफिशिएंसी हो जाती है, जो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो वेन है उसने ब्लड लिया लेग में से, वो हार्ट तक पहुंचा नहीं पाती, मतलब जो वेन है वो बिल्कुल अफेक्ट हो जाती है, वो लेग में से ब्लड लेना होता है, उसने हार्ट तक पहुंचाना होता है, वो ये काम कर नहीं पाती, वो प्रॉपर हार्ट तक जितना हार्ट को ब्लड चाहिए वो उतना वहाँ तक पहुंचा नहीं पाती। तो वेन तो इंटरनली अफेक्ट हुई होती है, उसमें क्लॉट ऑलरेडी बना, फिर वेन भी अफेक्ट होगी, उसके साथ साथ एक्सटर्नल स्किन भी खराब हो जाती है, बहुत ही फाउल स्मेल वाला वूंड बन जाता है, वहाँ पे अल्सर बन जाते हैं, ऑलरेडी आपने इमेज में देखा है। फिर आगे ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस। Treatment complication. Blood thinners are often used to treat a DVT. Bleeding hemorrhage is a worrisome side effect of blood thinners. It's important to have a regular blood tests while taking blood thinning drugs. तो जब कोई ब्लड थिनिंग ड्रग्स, एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स पे होता है, अगर प्रॉपर उनका जो टेस्ट होते हैं ब्लड की बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया, उसको चेक करने के लिए कई बार पेशेंट्स हैं वो टेस्ट नहीं कर पाते,
तो वो क्या होता है, बॉडी में इतनी एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स का असर पड़ जाता है कि ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं वो इंटरनली हैमरेज हो जाती है, उनको ब्लीड हो जाते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट को सीरियस प्रॉब्लम आ जाती हैं। थैंक यू टू ऑल। अगर आपको मेरा कंटेंट है जो वो आपको ईजिली समझ आया, आपको ईजी लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना।